गवर्नमेंट ऑडिट के इस चैप्टर में अपने टोटल 7 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है गवर्नमेंट ऑडिट का मीनिंग क्या है। सेकंड टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट ऑडिट का। थर्ड टॉपिक है सीएनएजी की ड्यूटीज़ क्या है। फोर्थ टॉपिक है सीएनएजी की पावर क्या है। फिफ्थ टॉपिक है एक्सपेंडिचर ऑडिट। सिक्स टॉपिक है रिसीट ऑडिट। सेवन्थ टॉपिक है ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। और एट्थ टॉपिक है रोल ऑफ सीएनएजी इन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। इसके अंदर जो अपना टॉपिक नंबर 5 है यानी कि फिफ्थ टॉपिक है एक्सपेंडिचर ऑडिट, उसके अंदर 5 स्टैंडर्ड हैं और वो अपने आप में ही अलग अलग टॉपिक हैं जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओवरऑल टोटल 8 टॉपिक है इस चैप्टर में। टॉपिक 1, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट इज ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इसको हम बोल सकते हैं POSI पोसी। P से हो गया अपना प्रोफेशनल, O से हो गया ऑब्जेक्टिव, S से हो गया सिस्टमैटिक एंड I से हो गया इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑडिट हम करते हैं नॉर्मली तो हम फाइनेंशियल देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव भी देखेंगे कि अगर कोई रोड बन रही है फिर कुछ भी गवर्नमेंट कर रही है तो वो क्या इफेक्टिव है कि नहीं है। और अदर ऑपरेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है वो भी देखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑडिटिंग इज पोसी एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशन ऑफ पब्लिक एंटिटी for purpose of evaluating and verifying them and presenting a report with explanatory statement on audit finding together with conclusion and recommendation by responsible officials। यानी कि ऑडिट कौन करता है? रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स। और लास्ट में फर्दर, इन केस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन रिगार्डिंग फेयरनेस ऑफ प्रेजेंटेशन। यानी कि गवर्नमेंट ऑडिट में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, उसको भी अगर ऑडिट कर रहे हैं तो हम कमेंट करेंगे या फिर ओपिनियन देंगे फेयरनेस है कि नहीं है प्रेजेंटेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में। टॉपिक 2, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। इसमें ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट ऑडिट का, ना कि गवर्नमेंट ऑडिटर का। इसमें टोटल 4 ऑब्जेक्टिव हैं। पहले 2 ऑब्जेक्टिव लिंक हैं और लास्ट के 2 अलग अलग हैं। पहले 2 लिंक इसलिए क्योंकि दोनों बात करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। पहला बात करता है अकाउंटिंग पब्लिक फंड का, और देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑडिट सिर्फ नाम ऑडिट है, इसमें हम प्रिपेयर भी करते हैं, मतलब कि CAG का काम सिर्फ ऑडिट करवाना ही नहीं है, उसको प्रिपेयर करना भी है अकाउंट्स को। तो ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट ऑडिट का? सबसे पहला पॉइंट, मतलब कि पहले और दूसरा पॉइंट लिंक है, दोनों बात करता है अकाउंटिंग की। तो पहला बात करता है अकाउंटिंग ऑफ पब्लिक फंड की, जो पब्लिक फंड है चाहे रिसीट हो, एक्सपेंडिचर, उसका अकाउंटिंग, ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा बात करता है अकाउंटिंग किसकी? ऑपरेशनल, मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम और पॉलिसी एक्सपर्ट जो है अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि गवर्नमेंट का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या? गवर्नमेंट का कोई भी ऑपरेशन है, मैनेजमेंट है, प्रोग्राम है, इन सब का ऑडिट करना या फिर एग्जामिनेशन करना, पब्लिक अकाउंटिंग करना। ठीक है, ऑडिट नहीं करना, पब्लिक अकाउंटिंग करना, क्योंकि दोनों बात करते हैं अकाउंटिंग के दोनों पॉइंट। तो पब्लिक अकाउंटिंग करना ये भी आता है किसमें? ऑब्जेक्टिव में आता है। उसका तीसरा है बेस फॉर करेक्टिव एक्शन, यानी कि देखा जाए तो हमने जो ऑडिट में गलतियां फाइंड की उसका हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, और उसका बेस क्या है? गवर्नमेंट ऑडिट। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है बेस फॉर करेक्टिव एक्शन। चौथा ऑब्जेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। देखा जाए तो जो अपने पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट तो लिंक है ही, और उनके साथ चौथा पॉइंट भी लिंक है, क्योंकि चौथा भी बात करता है अकाउंटेबिलिटी के बारे में, किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो अकाउंटेबल रहनी चाहिए किससे? अपने लेजिस्लेचर से, यानी कि अपने पार्लियामेंट वगैरह से, सबसे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट ऑडिट का। टॉपिक 2, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। पॉइंट 1, अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड्स। Government audit serve as mechanism for public accounting of government funds. Point 2, appraisal of government policies. Point 2 बताएगा यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ठीक है, तो उसका ऑपरेशन, मैनेजमेंट और प्रोग्राम का मतलब पॉलिसीज ही होती है, और प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, ठीक है। तो ये दोनों लिंक है, मतलब कि ऑपरेशन, मैनेजमेंट, प्रोग्राम एंड पॉलिसी एस्पेक्ट जो होता है किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि गवर्नमेंट का। ठीक है, उसकी अकाउंटिंग करने में हेल्प करता है गवर्नमेंट ऑडिट। ठीक है, तो पॉइंट 2, अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ऑडिट प्रोवाइड पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट, प्रोग्राम एंड पॉलिसी एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट का एक्सेप्ट है, एस्पेक्ट है, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, प्रोग्राम, इन सब की भी अकाउंटिंग करने में हेल्प करता है क्या? गवर्नमेंट ऑडिट। पॉइंट 3, बेस फॉर करेक्टिव एक्शन। ऑडिट ऑब्जर्वेशंस और ऑडिट फाइंडिंग्स हेल्प द ऑडिटर फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। पॉइंट 4 है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। पॉइंट 4 के अंदर 3-4 पॉइंट आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें पहला जो अंदर पॉइंट आता है, पहला पॉइंट बोलता है गवर्नमेंट ऑडिट क्या नहीं है, और फिर दूसरा पॉइंट बोलता है गवर्नमेंट ऑडिट क्या है। गवर्नमेंट ऑडिट क्या नहीं है, तो ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है,
और दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर वो नहीं है तो फिर गवर्नमेंट ऑडिट है क्या। गवर्नमेंट ऑडिट एक ऐसा वो चीज़ है, एक कॉम्बिनेशन है कुछ चीज़ों का जो इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी हो एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कौन, अपनी गवर्नमेंट, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो किसके प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति, यानी कि अपनी एमपी, ये पार्लियामेंट हो गया, इन सब के प्रति। ठीक है, तो ये था अपना। और ये एक तरह से एड प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि एड प्रोवाइड करता है किसको, गवर्नमेंट को। तो पॉइंट फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट, government audit is neither equipped nor intended to function as investigating agency. Point 2, main objective of government audit is to ensure accountability of administration to legislature and act as aid to administration. पॉइंट थर्ड और फोर्थ बताता है कि CNAG को अपॉइंट करता है इंडिया में, कौन अपॉइंट करता है, और CNAG किस डिपार्टमेंट के थ्रू एक्ट करती है। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का नाम है IAAD, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और CNAG को अपॉइंट कौन करता है, और इसको हटाने का क्या प्रोसीजर है। इसको हटाने का प्रोसीजर वही है जो सुप्रीम कोर्ट का जिसका होता है, CGI का होता है। तो पॉइंट थर्ड है इसमें, इन इंडिया गवर्नमेंट ऑडिट इज डन बाय CNAG थ्रू IAAD, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। थर्ड हो गया। फोर्थ, CNAG अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर by not less than 2/3 of the majority of both houses. टॉपिक 3 और टॉपिक 4 है ड्यूटीज़ और पावर ऑफ CNAG। टॉपिक 3 ड्यूटीज़ और टॉपिक 4 है पावर। और दोनों डिफाइन किए गए हैं कंपनी एक्ट में नहीं, ये डिफाइन किए गए हैं CNAG ड्यूटीज़, पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। ये MCQ में आ सकता है कहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं ड्यूटीज़ और पावर। और सबसे पहले पढ़ते हैं हम थर्ड टॉपिक 3 CNAG ड्यूटीज़ ऑफ द CNAG। टॉपिक 3 ड्यूटीज़ ऑफ CNAG, इसके अंदर है टोटल 7 पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले समझना है कि ड्यूटीज़ ऑफ CNAG दो तरीके की होती हैं। सबसे पहला होता है अकाउंट्स को बनाना, वही है अपना पहला पॉइंट, और दूसरा अकाउंट्स को ऑडिट करना। इसके अंदर है टोटल 6 पॉइंट। ठीक है, तो पहला अकाउंट्स को बनाना, इसके अंदर है पहले 1 पॉइंट की अकाउंट्स को बनाना, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद अकाउंट्स को ऑडिट करना, ये है ड्यूटी किसकी, CNAG की। इसके अंदर है 6 पॉइंट। इसको मैं सबसे पहले हिंदी में बताता हूँ कि सबसे पहले अपना पॉइंट 2 क्या बात करता है। पॉइंट 2 बोलता है इसमें कि CNAG की ड्यूटी है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी क्या, कि उसको ऑडिट करना है जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन है, और जितने भी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग और P&L अकाउंट है उन सबको। ठीक है, और ये कहाँ से ऑडिट करने की बात कर रहे हैं, CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इन सब की बात कर रहा है कि ये CNAG की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट करना और रिपोर्ट करना, ऑल एक्सपेंडिचर, ऑल ट्रांजैक्शन और ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है और CNAG की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट करना ऑल रिसीट्स, जितनी भी रिसीट्स है, जितने भी इनकम हुई है किसमें, CFI में, जो मैंने बोला। तो पॉइंट 2 क्या बात करता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर हुआ है, जो हमने पीछे देखा, उसके बाद ये पॉइंट बात करता है जितनी भी इनकम हुई है, जितनी भी रिसीट्स हुई हैं, उनको देखना कि क्या जितनी रिसीट हुई हैं वो हुई हैं, और उनके लिए क्या रूल्स और प्रोसीजर डिज़ाइन कर रखा है ताकि उनकी प्रॉपर एलोकेशन हो, प्रॉपर कलेक्शन हो। ठीक है, ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट बात करता है CNAG की ड्यूटी है ऑडिट करना क्या, CNAG की ड्यूटी है ऑडिट करना क्या, स्टोर्स और इन्वेंट्री यूनियन और स्टेट की किसी भी डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो इसमें जो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 2 चीज़ें, अकाउंट बनाना पहला पॉइंट, और अकाउंट को ऑडिट करना, इसमें है टोटल 6 पॉइंट। इसमें से हम 3 पॉइंट देख चुके हैं, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, और ये तीनों पॉइंट लिंक है क्योंकि ये तीनों बात करते हैं किसके बारे में, यूनियन या फिर स्टेट या फिर बोलूँगा गवर्नमेंट की अपनी ही अकाउंट के बारे में। ठीक है, ये बाहर वालों की बात नहीं कर रहे, अपनी ही बात कर रहे हैं, यानी कि CNAG की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपने ही अकाउंट को ऑडिट करना। ये पहले 3 पॉइंट है, इसलिए ये 3 लिंक है क्योंकि ये तीनों गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट 2 बात कर कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और नया ट्रांजैक्शन देखना, जितने P&L हैं वो सब देखना। पॉइंट 3 बात करता है कि गवर्नमेंट का जो रिसीट है CFI में वो देखना। पॉइंट ये अपना 4 बात करता है कि गवर्नमेंट की जितनी स्टोर्स इन्वेंट्री है यूनियन और स्टेट की वो सब चेक करना। तो ये था अपना क्या गवर्नमेंट के अंदर की बातचीत थी जिसको ऑडिट कर रहे थे हम यहाँ पे। अब बाकी के जो 3 पॉइंट बचे हुए हैं वो तीनों अलग अलग हैं और वो बात करते हैं बाहर वालों के। ठीक है, तो ये हो गया 3, मतलब कि इसको अगर इस तरह से देखें तो इसके 3 तरह के बाइफर्केशन हो जाएंगे। पहला कि अकाउंट को बनाना, अकाउंट को ऑडिट करना, ये 2 बाइफर्केशन। ठीक है, पहला पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इधर। उसके बाद अकाउंट में जो अकाउंट बनाने की बात कर रहा हूँ मैं, अकाउंट ऑडिट करने की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर टोटल 6 पॉइंट होते हैं। पहला 3 पॉइंट बात करेंगे अंदर की, यानी कि गवर्नमेंट के ऑडिट की ही के अंदर की क्या ड्यूटीज़ है उसके बारे में। और बाकी के 3 पॉइंट बात करेंगे कि गवर्नमेंट की जो कंपनी है उनके अलावा बाहर की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी ऑडिट करेंगे तो क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, तो उसमें आता है, हमने 4 पॉइंट देख चुके हैं। ठीक है, पॉइंट 5 बात करता है कि गवर्नमेंट की ये CNAG की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंपनियाँ
सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है गवर्नमेंट से, ठीक है। सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब देखेंगे, लेकिन जो भी कंपनियां सब्सटेंशियली फाइनेंस है गवर्नमेंट से, उनका ऑडिट करना, उनकी जितनी भी एक्सपेंडिचर और रिसीट है उनका ऑडिट करना और रिपोर्ट करना। उसके बाद पॉइंट अपना 6 बात करता है कि जो भी एंटिटीज, जो भी अथॉरिटी, जो भी बॉडी है जिसने ग्रांट और लोन लिया है गवर्नमेंट से, इवन if 1 रुपये का लिया हो, ठीक है। ऊपर हमने जो देखा था उसमें सब्सटेंशियली फाइनेंस की बात थी। सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब होता है कि 25 लाख रुपये या तो 25 लाख की पैसे लिए हों या तो उससे ऊपर लिए हों, ठीक है। और फाइनेंस का मतलब होता है इक्विटी या फिर प्रेफरेंस गवर्नमेंट ने डाला है या फिर खरीदा है उसका, ठीक है। डिवेंचर खरीदा है। यहाँ डेट की बात नहीं हो रही, डेट की बात हो रही है इसके नीचे वाले पॉइंट में, जहाँ बात करते हैं ग्रांट और लोन की। तो ग्रांट और लोन अगर ले रखा है तो पॉइंट 6 बात करता है कि ग्रांट और लोन ले रखा है तो ये सीएनजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि जिसने लोन दिया, यानी कि गवर्नमेंट ने लोन दिया, तो क्या उसने किस तरह से अपनी सेटिस्फाई किया अपने आप को कि जो अपना लोन ले रहा है, कंपनी है, कोई भी अथॉरिटी लोन ले रही है हमसे, तो कैसे वो सेटिस्फाई कर रही है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कैसे वो सेटिस्फाई कर रही है अपनी कंडीशन को जिस पे वो टर्म्स पे वो लोन ले रही है। और दूसरी चीज़, अपनी जो सीएनजी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर लोगों की राइट है एक्सेस करने का बुक्स ऑफ अकाउंट उस अथॉरिटी का जिसने लोन लिया है, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना उस अथॉरिटी पे, बस अपने को एक्सेस है कि हम कर सकते हैं, उसके अकाउंट देख सकते हैं। उसका लास्ट का जो पॉइंट है, 7वां पॉइंट है, वो बात करता है कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनीज की या फिर कॉर्पोरेशन की, तो सीएनजी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर बोलूँ कि उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपॉइंट करेगा ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी के लिए एज पर सेक्शन 139 जो कि हमने कंपनीज एक्ट में देखा था। और यहाँ पे एमसीक्यू भी आएगा कि किस एक्ट में बता रखा है, तो कंपनीज एक्ट है, और उसमें वो उसको अपॉइंट करेगा, ये उसकी ड्यूटीज़ है। तो इन ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ, पहला पॉइंट है गवर्नमेंट की सीएनजी की ड्यूटी में पहला पॉइंट है अकाउंट बनाना और उसको सबमिट करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अकाउंट को जो जो ऑडिट करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ऑडिट करना ऑल ट्रांजैक्शन, ऑल एक्सपेंस और ऑल पीएनएल और अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तीसरा पॉइंट है ऑडिट करना ऑल रिसीप्ट, ऑल जितनी भी रिसीट हुई हैं वो सारी सीएफआई में जितनी भी रिसीट हुई हैं। चौथा पॉइंट है ऑडिट करना ऑल स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। पांचवा पॉइंट है ऑडिट करना जो भी कंपनीज या फिर अथॉरिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस है। छठवां पॉइंट है ऑडिट करना जो भी ग्रांट और लोन दिए गए हैं एंटिटी को। और सातवां पॉइंट है ऑडिट करना या फिर सातवां पॉइंट है अपॉइंट करना ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनीज के लिए या फिर गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के लिए। टॉपिक 3, ड्यूटीज ऑफ सीएनजी। पॉइंट 1, कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। CNAG is responsible for compiling accounts किस किस का, ऑफ यूनियन एंड स्टेट। सेकंड पॉइंट नहीं है ये, उसी का आगे आगे एक्सप्लेन किया गया है फर्दर। CNAG शॉल फर्दर सबमिट दोज अकाउंट, यानी कि जो ऊपर कंपाइल किया अकाउंट को, अब उसको सबमिट की तो बात है कि जो पूरा पॉइंट उसका नाम ही है कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट। तो ऊपर हमने देखा कि कंपाइल कर लिया हमने अकाउंट्स, ठीक है। देन ऑडिटर शॉल और CNAG शॉल सबमिट दोज अकाउंट्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो जिसका अकाउंट है उसको उसके जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके हिसाब से सबमिट करना है, ठीक है। स्टेट के केस में गवर्नर, सेंटर के केस में प्रेसिडेंट, और अपना अगर यूटी है और यूटी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे दिल्ली हो गया, तो उसके केस में किसको सबमिट करना है, एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जर्नल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिटेड, ठीक है। तो इसमें आएंगी 3 चीज़ें कि मतलब कि इसमें 3 पॉइंट आएंगे जो मैंने बोला था सेकंड पॉइंट में होता है कि अब आती है एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट को ऑडिट करना। क्या क्या ऑडिट करना कि ऑल एक्सपेंडिचर जो हमने CFI से किए, ऑल ट्रांजैक्शन जो हमने CFP से किए, ठीक है, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट से हमने जितने भी ट्रांजैक्शन किए, और ऑल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग और PNL अकाउंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट। इट शॉल बी ड्यूटी ऑफ CNAG A to audit and report all expenditure from CFI of India, CFI of state, CFI of UTLA यानी कि Union Territory Having Legislative Assembly. B, to audit and report all transaction of Union and state relating to CFBA, Contingency Fund एंड पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे CFPA का मतलब ये होता है, और ऊपर जो CFI था उसका मतलब क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ कंसोलिडेटेड है, और जो हमने सेकंड B देखा उसमें कंटिजेंसी है। C, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड PNL अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट डिपार्टमेंट। पॉइंट 3, ऑडिट ऑफ रिसीट ऑफ यूनियन और स्टेट। इट शॉल बी ड्यूटी ऑफ CNAG टू ऑडिट ऑल रिसीट पेबल इनटू CFI ऑफ स्टेट, CFI ऑफ इंडिया, CFI ऑफ UTLA। पहली बात क्या है कि हमको देखना है कि कितने कितने रिसीट आई है, उसको ऑडिट करना है, ठीक है। तो ऑडिट ऑल रिसीट पहला। दूसरा रूल देखना कि रूल्स और प्रोसीजर है कि नहीं है, ताकि इसकी जो प्रॉपर कलेक्शन और एलोकेशन हो रही है कि नहीं है, ठीक है। एंड सेटिस्फाई दैट रूल्स एंड प्रोसीजर डिजाइंड टू सिक्योर
proper collection and proper allocation of revenue. Fourth point, audit of accounts of stores and inventory. It shall be duty of CNAG and it have authority to audit and report on stores and inventory kept in any office or department of union or state. तो ऊपर के 3 पॉइंट लिंक थे क्योंकि तीनों बात कर रहे थे अलग अलग चीज़ों के बारे में, तीनों बात कर रहे थे सेम चीज़ जो कि थी कि हम ना ऑडिट करना अपने बारे में, यानी कि अपनी जो एंटिटी है गवर्नमेंट है उसके अंदर ही ऑडिट करने की बात कर रहे थे। अब बात करते थे ऐसी चीज़ जो कि गवर्नमेंट की जो बाहर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। या तो गवर्नमेंट की कंपनीज़ है क्योंकि गवर्नमेंट के बाहर ही है ना, है तो कंपनीज, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनीज़ है, या फिर सब्सटेंशियली फाइनेंस कोई अथॉरिटी है, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी जिसको हमने ग्रांट और लोन दिया है। Point 5, audit of receipt and expenditure. It shall be duty of an CNAG where any authority is substantially financed from CFI or CFI of state, CFI of UTLA, CNAG shall audit all receipt and expenditure of that body and report. यानी कि ऑडिट और एक्सपेंडिचर करना है, ऑडिट और रिपोर्ट करना है उस एंटिटी का जो कि सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है CFI से, ठीक है। सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियली फाइनेंस, ग्रांट और लोन or any preference or equity from CFI in financial year which is more than or equal to 25 lakhs and, और नहीं है यहाँ पे and है, and amount of the receipt provided or amount of finance provided is equal to or more than 75% of total expenditure of that body, ठीक है। तो जितना लोन दिया पहले, तो जितना भी हमने लोन नहीं दिया, लोन तो नीचे वाले पॉइंट में, यहाँ पे फाइनेंस की बात हो रही है यानी कि इक्विटी और डिवेंचर, जितना हमने ये सब दिया वो क्या है, वो अपना 25 लाख या उससे ऊपर है, पहली बात। और दूसरी बात है कि जितना भी अमाउंट का लोन दिया, फॉर एग्जांपल हमने 30 लाख का लोन दिया, तो वो जो 30 लाख है वो 75% एक्सपेंडिचर है ना उस एंटिटी का, उससे बराबर है तो उससे ऊपर है। Point 6, ऑडिट ऑफ ग्रांट और लोन्स। If the grant or loan is provided from CFI of state, India or UTLA, which is not been provided to foreign state or international organization, यानी कि अगर ग्रांट स्टेट प्रोवाइड किया गया इंडिया के अंदर है, ठीक है, बाहर किसी को नहीं दिया है, इंडिया के अंदर ही दिया है, देन इट शॉल बी ड्यूटी ऑफ एन CNAG दैट CAG शॉल स्क्रूटिनाइज हाउ सैंक्शनिंग अथॉरिटी, यानी कि अपने गवर्नमेंट की बात हो रही है क्योंकि वही उसी ने सैंक्शन किया लोन, हाउ सैंक्शनिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई अबाउट फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, यानी कि जो अथॉरिटी जो लोन ले रही है उसने कैसे फुलफिल किया कंडीशन जिसके बेस पे आप लोन दे रहे हो, उसको CNAG को स्क्रूटनाइज करना है। एंड हैव CNAG और क्या, एंड हैव राइट टू एक्सेस बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी, जिसने लोन लिया उसके अकाउंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं CNAG, लेकिन उसको ऑडिट और रिपोर्ट करने का काम हमारा नहीं है। Point 7, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज और कॉर्पोरेशन। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, यह आता है MCQ में कि कौन से एक्ट में बोला गया, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 CNAG is responsible or it is the duty of the CNAG to appoint auditor as per section 139 subsection 5 and section 139 subsection 7 to appoint auditor for government companies and corporations. Topic 4, power of CNAG। इसके अंदर टोटल 4 टॉपिक हैं, मतलब कि इसके अंदर टोटल 4 पॉइंट है, मतलब कि 4 पावर्स हैं CNAG, लेकिन इसके सबसे पहले इसका बेसिक याद रखना है कि ये भी CNAG एक्ट 1971 के ही अंदर आता है, किसी और एक्ट में नहीं है ये। और इसके अंदर 4 चीज़ें आते हैं, 4 पॉइंट है इसमें, ठीक है। पहले 3 पॉइंट लिंक है क्योंकि तीनों की लैंग्वेज थोड़ी बहुत सेम है, क्योंकि 3 बात करते हैं। पहला पॉइंट बात करता है टू इंस्पेक्ट, यानी कि CNAG के पास पावर है क्या, इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी ऑफिस इंडिया के अंदर, कहीं पे भी कोई भी ऑफिस लोकेटेड है यूनियन स्टेट का, कहीं पे भी ऑडिट कर सकता है वो, कहीं पे भी रेड मार सकता है, कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है वो, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो चाहे सेकंड फ्लोर, कुछ भी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है टू रिक्वायर, ठीक है, क्या रिक्वायर कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर, कोई भी बुक जो कि उसको लगता है कि उसके लिए रेलिवेंट है, और वो बोल सकता है इसको सेंड करो मेरे को स्पेसिफाइड प्लेस पे, यानी कि मेरे को मेरे ऑफिस में सेंड करो, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। और तीसरा है टू क्वेश्चन, यानी कि और ये जो CNAG का पावर है कि वो क्वेश्चन कर सकता है, किसी बंदे को किसी भी चीज़ के लिए क्वेश्चन कर सकता है जो कि उसको लगता है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर हम लोगों की ज़रूरी है रिपोर्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ कर सकता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट लिखे क्योंकि तीनों में सेम लैंग्वेज थी, टू इंस्पेक्ट, टू रिक्वायर और टू क्वेश्चन। लास्ट वाला पॉइंट अलग है क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट बात करता है पावर टू डिस्पेंस, यानी कि CNAG के पास पावर है कि वो डिस्पेंस कर सकता है, यानी कि जहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर की जरूरत है, जहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है, वहाँ पे भी CNAG बोल सकता है कि नहीं, यहाँ तो हम लिमिटेड चेक से भी काम चला लेंगे, तो ये भी उसके पास पावर टू डिस्पेंस। टॉपिक 4, पावर ऑफ CNAG। ए, टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट अंडर कंट्रोल ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑफिस responsible for creation of subsidiary. B,
to require that any account, book, papers, other document which are relevant under audit to be sent to specified place, यानी कि वो उसको डायरेक्ट भी कर सकता है कि मेरे को इस जगह पे इस स्पेसिफाइड प्लेस पे सेंड करो. सी, टू पुट सच क्वेश्चन और मेक सच ऑब्जर्वेशन. ठीक है, टू आस्क क्वेश्चन एंड मेक ऑब्जर्वेशन दैट CNAG कंसीडर नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स और रिपोर्ट. डी, CNAG हैज़ पावर टू डिस्पेंस विद एनी पार्ट ऑफ डिटेल ऑडिट, यानी कहीं पे भी आपको लग रहा है कि डिटेल ऑडिट की जरूरत है उसको आप डिस्पेंस कर सकते हो. ठीक है. डी, CNAG हैज़ पावर टू डिस्पेंस विद एनी पार्ट ऑफ डिटेल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड मे अप्लाई सच लिमिटेड चेक एज ही में डिटरमाइन, यानी कि वहाँ पे लिमिटेड चेक लगा सकता है वो. CNAG के पास ये 4 पावर है. टॉपिक 5, एक्सपेंडिचर ऑडिट. ये सबसे मेन पार्ट है ऑडिट का, गवर्नमेंट ऑडिट का, कि हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर का ऑडिट करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किए हैं, ठीक है, उसको हमने ऑडिट करना है. ठीक है, अब ऑडिट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके लिए बुक के अंदर दे रखे हैं 5 स्टैंडर्ड्स. ठीक है, इसको हम अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये 5 क्राइटेरिया है जिसकी वजह से आप जज कर सकते हो कि एक्सपेंडिचर ठीक है कि नहीं है. ठीक है, तो पहले 5 एक्सपेंडिचर को देखेंगे और फिर इन एक एक पॉइंट के ऊपर 2-2 पैरा है, यानी कि इनके अलग अलग पॉइंट बन सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसके 5 स्टैंडर्ड है. ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑडिट के अंदर 5 पॉइंट है. ठीक है, उसको ये बोल रहे हैं 5 स्टैंडर्ड है. पहला स्टैंडर्ड बात करता है ये देखना कि एक्सपेंडिचर जो किया है क्या वो कंफर्म करता है रूल्स और रेगुलेशन में, मतलब कि जो रूल्स और रेगुलेशन में लिखा था कि इतना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, क्या उतना एक्सपेंडिचर हो रहा है. दूसरा पॉइंट बात करता है कि ये देखना कि जो हमने एक्सपेंडिचर किया क्या वहाँ पे सैंक्शन हमने ले रखा था, सैंक्शन था कि नहीं था. सैंक्शन होना चाहिए या तो स्पेशल या फिर जनरल, और अगर हो रखा है जिसने सैंक्शन दिया क्या वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, ऐसा तो नहीं किसी ऐसी अथॉरिटी ने सैंक्शन दे दिया जिसकी पास कॉम्पिटेंस थी ही नहीं. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बोलता है, दूसरा स्टैंडर्ड ये बोलता है. तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो अपना एक्सपेंडिचर था उसका प्रोविजन ऑफ फंड देखना. ठीक है, मतलब कि जिस पर्पज़ के लिए हमने अपना एक्सपेंडिचर किया था, जिसके लिए हमने सैंक्शन लिया था पॉइंट 2 में, स्टैंडर्ड 2 में, क्या हमने उसके लिए उसको प्रोवाइड किया, यानी कि जो पर्पज़ था उसके लिए ही हमने एक्सपेंडिचर किया कि नहीं किया. ठीक है, ये होता है प्रोविजन फॉर फंड, पॉइंट 3. ठीक है, पॉइंट 4 बात करता है प्रोप्राइटरी ऑडिट. प्रोप्राइटरी का मतलब होता है मालिकाना. ठीक है, तो मालिकाना ऑडिट यानी कि उसके प्रिंसिपल देखना. ठीक है, जिसको बोलते हैं आप इस लैंग्वेज में बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, यानी कि जो हमने एक्सपेंडिचर किया है क्या उन्हें प्रोप्राइटी के तहत किया, यानी कि जो प्रिंसिपल देखे कि नहीं देखे. फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अपनी पर्सनल पैसे से खर्च करता तो जिस तरह वो खर्च करता क्या हमने गवर्नमेंट ऑडिट में जो एक्सपेंडिचर किया, जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया क्या वो गवर्नमेंट ने उसी तरह से किया कि नहीं किया, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटी ऑडिट. और फिफ्थ पॉइंट है, फिर बोलूँगा फिफ्थ स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस ऑडिट, कि जहाँ आप जिस प्रोग्राम में आपने खर्चा किया, जिस ऑपरेशन में आपने खर्चा किया, जिस स्कीम में आपने खर्चा किया, क्या वो रिजल्ट निकाल पा रही है जिसका जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जितना आपने खर्चा किया क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उसका ऑपरेशन कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, ये देखना. क्योंकि हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव में कि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही नहीं है कि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है और हमको ये सब भी देखना है, अदर ऑपरेशन भी देखने हैं. गवर्नमेंट ऑडिट का मीनिंग में ये भी चीज़ थी, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 चीज़ देख रहे हैं. सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ेंगे. सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑडिट का इंट्रो है कि स्टैंडर्ड होते हैं और स्टैंडर्ड हमको इंश्योर करते हैं कि जो अपने फंड दिए हैं, जो एक्सपेंडिचर किए हैं वो हमने अथॉरिटी के साथ किए हैं. उसका दूसरा आता है कि हम स्टैंडर्ड को करके बताते हैं कि 5 स्टैंडर्ड हैं. ठीक है, वहाँ पे बस नॉर्मल लाइन लिखिए, 4-5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है एक्सपेंडिचर ऑडिट में होता क्या, तभी ये 5 पॉइंट बताने सिंपल. लेकिन फिर इन 5 पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर 1-2 पैरा है तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे ताकि अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो फिर उसमें क्या बोलेंगे. तो सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं. टॉपिक 5, एक्सपेंडिचर ऑडिट. फर्स्ट इंट्रो. ठीक है, standard are set for audit of expenditure to ensure that there is first provision of fund authorized by competent authority. ठीक है, तो यानी कि स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं इंश्योर करने के लिए कि जो प्रोविजन ऑफ फंड है, ठीक है, क्या वो ऑथोराइज किए गए हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा. ठीक है, दीज स्टैंडर्ड्स आर फर्स्ट ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर. in this CNAG have to evaluate whether expenditure conforms to relevant provision of statutory enactment as per रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि जो एक्सपेंडिचर जो आपने किया कंफर्म कर रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन में, इसको बोलते हैं ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर. सेकंड या फिर सेकंड स्टैंडर्ड बोलूँगा, सेकंड ऑडिट ऑफ सैंक्शंस. ठीक है, ऑडिटर नीड टू CNAG नीड टू इंश्योर वेदर देयर इज सैंक्शन ईदर स्पेसिफिक और जनरल accorded by competent authority. Third standard, audit against provision of fund. CNAG have to ensure that there is provision of fund out of which expenditure has been incurred by the competent authority. Fourth standard, proprietary audit.
CNAG have to ensure that expenditure is incurred with due regard to principle of financial propriety. Fifth standard, performance audit. CNAG have to ensure that various programs, schemes, project where large expenditure have been incurred, whether they are yielding expected result. ये थे अपने 5 पॉइंट, या फिर बोलूँगा 5 स्टैंडर्ड्स। अब इनके ऊपर अलग अलग से एक एक पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। ठीक है, ये पहला स्टैंडर्ड था। इसके अंदर आते हैं 2 पॉइंट। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड आता है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। इसके अंदर 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट बात करता है कि जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, सबसे पहले हिंदी में समझाता हूँ। पहला इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट बात करता है कि जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर मैं बोलूँगा CNAG की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह ऑडिट करना रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है, ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करना। फ्रेम करने की ड्यूटी किसकी है? गवर्नमेंट की, या फिर मैं बोलूँगा लेजिस्लेचर की। ये हमारी ड्यूटी नहीं है, यानी कि ऑडिटर की, यानी कि CAG की ड्यूटी नहीं है फ्रेम करना लॉस को। लेकिन दूसरा पॉइंट इसका एक्सेप्शन बताता है कि हमको यानी कि CNAG को एवेल्युएट करना पड़ता है रूल्स एंड रेगुलेशन को, ताकि ये देखने के लिए 4 चीज़ों को देखने के लिए। पहली चीज़ क्या कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या वो कंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के? क्या पता रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ऐसा ही बना दे कि वो फेवर ही ना करे, मतलब कि वो घपला ही करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में क्या अलाइन है कि नहीं, ये देखना पहली बात। दूसरी बात है कि क्या वो कंसिस्टेंट है विद रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट। ठीक है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट है ऑडिट करना और रिपोर्ट करना। अब क्या पता जो रूल्स बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, वो ऐसे बना रखे हैं कि आप ऑडिट ही ना कर पाओ, आप रिपोर्ट ही ना दे पाओ। ठीक है, तीसरा ये देखना कि जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या वो कन्फ्लिक्ट में तो नहीं आ रहे किसी और रूल्स एंड रेगुलेशन की, जो कि हायर अथॉरिटी बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट ने अपना कोई एक्सप्रेस रूल बना रखा है ऑडिट के लिए, क्या वो कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हो। ठीक है, तो ये देखना। चौथा ये देखना कि क्या जो अपना जो अथॉरिटी है जिसने रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए हैं, ठीक है, क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या वो पावर प्रोसेस कर रही है रूल्स बनाने का, जिसको हम फॉलो करके ऑडिट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आता है अपना ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर के 2 पॉइंट। फर्स्ट स्टैंडर्ड, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। It is the function of executive government to frame laws and regulation. Further, the job of audit is to see rules and regulation and order applied properly or not. However, CNAG is not required to prescribe what shall be the rules and regulation. ठीक है, तो CAG के पास ये जरूरत नहीं है कि वो प्रिस्क्राइब करे कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए। ये हो गया पहला पॉइंट पूरा। सेकंड पॉइंट, बट इट इज़ द फंक्शन ऑफ CNAG to audit and carry out examination of various rules and regulation। ठीक है, तो CNAG की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर फंक्शन है कैरी आउट करना एग्जामिनेशन किसका, वेरियस फंक्शनल रूल्स के ऊपर एग्जामिनेशन कैरी आउट करना, टू सी दैट। ठीक है, क्या चीज़ें देखनी? 4 चीज़ें। ए, दे आर कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बी, दे आर कंसिस्टेंट विद रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट। सी, दे डू नॉट कम इन कन्फ्लिक्ट विद एनी रूल्स एंड ऑर्डर मेड बाय हायर अथॉरिटी। डी, they have been approved by competent authority which possess necessary rule making power। ये हो गया फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड था अपना कि ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। दूसरा स्टैंडर्ड है ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन, यानी कि जो अपना एक्सपेंडिचर क्या क्या वो उस सैंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट बोलता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर CNAG की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करना कि जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है क्या वो प्रॉपर्ली सैंक्शन किया गया, हमने सैंक्शन लिया किसी अथॉरिटी से। ठीक है, पहली बात तो ये सैंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, जर्नल स्पेसिफिक कोई भी हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा पॉइंट बात करता है सैंक्शन अगर लिया है तो क्या जिस अथॉरिटी ने सैंक्शन दिया है क्या वो कॉम्पिटेंट इनफ थी देने के लिए सैंक्शन। ठीक है, सेकंड स्टैंडर्ड, ऑडिट ऑफ सैंक्शन। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CNAG टू इंश्योर दैट ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय सैंक्शन ईदर जर्नल और स्पेसिफिक ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पॉइंट 2, ऑडिट ऑफ सैंक्शन is directed to ensure that expenditure is properly covered by sanction हमने कर रखा है, and satisfy that authority sanctioning is competent enough to sanction the expenditure as per the power of constitution and laws। ठीक है, तो 2 चीज़ देखी हमने कि एक्सपेंडिचर क्या हमने सैंक्शन कराया था जनरल स्पेसिफिक, और अगर कराया था तो जिसने किया था सैंक्शन क्या वो कॉम्पिटेंट थी कि नहीं थी। तीसरा अपना आता है, तीसरा जो अपना स्टैंडर्ड आता है वो होता है ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। प्रोविजन ऑफ फंड में मैंने बोला था ये देखना कि क्या वो जो पर्पस के लिए हमने बनाया था क्या वो मीट हुआ कि नहीं हुआ। इसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक एडिशनल पैरा नहीं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो यही इसका मीनिंग है। और तो ये हमारा स्टैंडर्ड 3 पूरा हो जाता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड 4 है, ठीक है, फोर्थ स्टैंडर्ड जो बोलता है प्रोप्राइटी ऑडिट। ठीक है, उसके लिए हमारे पास है, तो उसके लिए हमारे पास एडिशनल पैरा है। फोर्थ स्टैंडर्ड, प्रोप्राइटरी ऑडिट।
प्रॉपर्टी ऑडिट में जैसे हमने देखा था कि हमने देखना है कि जो हमने एक्सपेंडिचर इंकर किया है क्या हमने उसको वैसे ही किया जैसे हम पर्सनल एक्सपेंडिचर इंकर करते हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि हमको जो एक्सपेंडिचर इंकर करना होता है वो करना होता है विद ड्यू रिगार्ड किसका, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके ड्यू रिगार्ड में करना होता है। यहाँ पे बात करते हैं हम प्रिंसिपल की, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या होते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर बात करो स्पेसिफिक दो चीज़ें आती है, 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट बात करता है कि प्रॉपर्टी ऑडिट में ऑडिटर क्या करेगा, यानी कि सीएनएजी की क्या ड्यूटी होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बोलता है कि सीएजी की ड्यूटी होती है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे आइटम या फिर ऐसे ऐसे एक्सपेंडिचर सामने लेके आए जहाँ पे इम्प्रॉपर अवॉइडेबल और इनफेक्टिव एक्सपेंडिचर किया हमने, ठीक है, ठीक है। और ये हमने चाहे किया हो सैंक्शन के साथ, चाहे हमने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ किया हो, लेकिन हमने इम्प्रॉपर किया, हमने अवॉइडेबल किया, अवॉइड हो सकता था लेकिन तब भी हम कर रहे थे, ठीक है। तो ये केसेस लेके आना है सीएनएजी को सामने कि कहाँ कहाँ पे हमने ऐसी चीज़ें की हैं और कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर फालतू का हुआ है, ठीक है। सिंपल सी बात, पहले पॉइंट बात करता है कि सीएनएजी को वो एक्सपेंडिचर ढूंढ के लाने जो कि फालतू के हुए हैं। और दूसरा पॉइंट बात करता है कि ऑडिटर को इंश्योर करना है, यानी कि सीएनएजी को इंश्योर करना है कि जो अपना ऑडिट है वो विद प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के साथ हुआ है, जो कि हमने ऊपर देखा था। तो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें 3 प्रिंसिपल आते हैं। पहला प्रिंसिपल बात करता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइम फेसी ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओकेजनल डिमांड के, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपेंडिचर की डिमांड थी 10 लाख रुपए, तो प्राइम फेसी यानी कि नॉर्मल सेंस में वो एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 12 लाख 15 लाख पे जा रहा है। अगर नॉर्मल डिमांड उसकी ओकेजनल डिमांड 10 लाख है तो 10 लाख पे होना चाहिए, ये पहला पॉइंट बोलता है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है जो कि सैंक्शन कर रही है, वो उसने इसको सैंक्शन करने में ऐसा अपना कोई ओन एडवांटेज ना देखा, ठीक है। यानी कि जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का दूसरा प्रिंसिपल है वो बात करता है कि जो अपना ओन एडवांटेज ना देखा हो सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने, इसको सैंक्शन करता है, ठीक है। और तीसरा प्रिंसिपल आता है जो बोलता है कि जो फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का तीसरा प्रिंसिपल है वो बोलता है कि जो भी मनी तुम यूज़ कर रहे हो, जो भी एक्सपेंडिचर तुम कर रहे हो प्रॉपर्टी ऑडिट के अंदर, मतलब कि कोई भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इंकर कर रही है तो वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं यूज़ कर सकती। ये है तीसरा प्रिंसिपल। इसके अंदर 4 एक्सेप्शन है, यानी कि अनलेस 4 केसेस में वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए यूज़ कर सकती है, ठीक है। पहला इसमें केस आता है कि जब कोई अमाउंट जो है इनसिग्निफिकेंट है तब वो यूज़ कर सकती है। दूसरा जब जो अमाउंट है वो क्लेम है, ठीक है, वो क्लेम कर रखा है जो अपना कम्युनिटी है उसने कोर्ट ऑफ लॉ से उसको क्लेम कर रखा है। तीसरा है कि जो अपना एक्सपेंडिचर है वो हम कर रहे हैं विद ड्यू रिगार्ड टू रिकॉग्नाइज पॉलिसी या फिर कस्टम, ठीक है। हमारा कोई कस्टम चला आ रहा है, कोई पॉलिसी चली आ रही है, उसके रिगार्डिंग हम उस कम्युनिटी को कुछ फेवर कर रहे हैं तो वो हो सकता है, ठीक है। और चौथा है अमाउंट ऑफ अलाउंस, ठीक है। अलाउंस के रूप में हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक मनी को हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को दे सकते हैं, लेकिन अलाउंस के लिए, ठीक है। इसमें अगर केस स्टडी बन सकती है कि इसमें अगर प्रॉफिट कर रहा है कोई कम्युनिटी का बंदा तो फिर इसको हम इसको बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये अपनी प्रिंसिपल के बाहर जा रहा है, ठीक है। अलाउंस के लिए दिया जा रहा है, ना कि प्रॉफिट जनरेट करने के लिए दिया जा रहा है। 4th स्टैंडर्ड प्रिंसिपल प्रॉपर्टी ऑडिट। 4th स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ऑडिट। फर्स्ट पॉइंट, ऑडिटर शॉल ट्राई टू ब्रिंग आउट केसेस ऑफ इम्प्रॉपर अवॉइडेबल इनइफेक्टिव एक्सपेंडिचर इवन दो दे आर इंकर्ड विद कन्फर्मिटी विद एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। इवन दो अगर रूल्स एंड रेगुलेशन खराब कर रखे हैं, ऑडिटर को ऐसे ऐसी चीज़ों एक्सपेंडिचर को सामने लेके आना है, ठीक है। ट्राई टू ब्रिंग आउट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ऑडिटर shall audit against propriety and it shall seek to ensure that expenditure conform to these 3 principles which have been stated as follow. First, expenditure should not be prima facie more than what the occasional demands. Second, no authority shall exercise power of sanctioning expenditure to pass an auditor which shall directly or indirectly accrues to its own advantage. Third, public money shall not be used or utilized for benefit of particular person or section of community unless A, amount of expenditure involved is insignificant, B, a claim for amount is enforced in court of law, C, expenditure is done in pursuance of recognized policy or custom, D, amount of allowance is granted to meet expenditure of particular type of allowance and not source of profit to recipient. 5th स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑडिट। जो 5वां स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस ऑडिट का, एक्सपेंडिचर ऑडिट में जो हम करते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारी स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, क्या वो जो एक्सपेक्टेड यील्ड था, जो रिटर्न था, क्या वो जनरेट कर पा रही है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं परफॉर्म कैसे कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आते हैं, इसको अगर मैं डिटेल में देखो तो इसमें आते हैं 2 पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट बात करता है स्कोप, यानी कि परफॉर्मेंस ऑडिट का स्कोप क्या है, और दूसरा बात करता है प्रोसीजर क्या है, या फिर मैं बोलूँगा स्टेप्स क्या है अगर हम परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला आता है स्कोप क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट अगर कोई सीएनएजी कर रहा है तो उसमें करेगा क्या, जो अपना सीएनएजी करेगा क्या। इसमें आती 3 चीज़ें, ठीक है। इकोनॉमी ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, इफेक्टिवनेस ऑडिट। यानी कि ऑडिटर यानी कि सीएनएजी देखेगा जो एक्सपेंडिचर किया गया पहले पॉइंट में क्या वो इकोनॉमिकल था, ठीक है। मतलब कि क्या जो हमने रिसोर्सेज या फिर मैं बोलूँगा ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्सेज, क्या वो इकोनॉमिकल एक्वायर किए,
फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट कर रही है तो उसने जो दिहाड़ी मजदूर खरीदे या फिर मैं बोलूँगा कि जो अपने उसने लोन लिया कहीं से बाहर से, तो क्या उसने इकोनॉमिकल वे में लिया, ये देखते हैं इकोनॉमिकल ऑडिट में। ठीक है, पहली बात ए में देखा हमने। ठीक है, बी में हम देखेंगे कि एफिशिएंसी ऑडिट, कि जो एक्सपेंडिचर किया हमने, ठीक है, उसको जो हमने मतलब कि क्या वो एफिशिएंट है, क्या वो जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, जो यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वो जनरेट कर पा रहा है, इसमें देखेंगे एफिशिएंसी ऑडिट में। सी में अब देखेंगे इफेक्टिवनेस ऑडिट। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑडिट का मतलब क्या है कि जो हमारा पर्पस था, जिसके लिए हमने कोई एक्सपेंडिचर किया था गवर्नमेंट ने, कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर रोड बनाएंगे तो उसमें लोग चलें, या फिर हम लोगों की इसमें 3 लेन रोड है तो इसमें 3 तरह के व्हीकल आ सकते हैं, तो क्या वो जो पर्पस है वो मीट हो रहा है, इसको देखते हैं हम एफिशिएंसी ऑडिट में। ठीक है, ये पहले पॉइंट के अंदर 3 चीज़ आती है कि स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या 3 चीज़ आती हैं, इकोनॉमी ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट और इफेक्टिवनेस ऑडिट। ठीक है, इसके बाद आता है अपना सेकंड पॉइंट आता है अपना प्रोसीजर या फिर स्टेप्स क्या आते हैं ऑडिट को, परफॉर्मेंस ऑडिट को करने के। ठीक है, इसमें टोटल 5 चीज़ें आती हैं जो हम नॉर्मली स्कूल के प्रोजेक्ट में करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक, स्टडी करो टॉपिक को, प्रिलिमिनरी स्टडी। तीसरा आता है इसमें प्लानिंग, चौथा आता है एग्जीक्यूटिंग द ऑडिट, और 5वां आता है रिपोर्टिंग। तो ये 5 स्टेप्स है जो कि हमारे सेकंड पॉइंट में दे रखे हैं। 5th स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑडिट। पॉइंट 1, स्कोप ऑफ ऑडिट। The performance audit shall cover efficiency, economy and effectiveness audit. A. Economy audit. CNAG shall check whether government have acquired financial, human or physical resources in economical manner. B. Efficiency audit. CNAG shall look into whether schemes project, program executed आर कंडक्टेड इकोनॉमिकली एंड दे आर यील्डिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, तो क्या वो इकोनॉमिकली कंडक्ट किए जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट यील्ड कर रहे हैं, ये हम देखते हैं एफिशिएंसी ऑडिट में। सी. इफेक्टिवनेस ऑडिट इज द अप्रेजल ऑफ प्रोग्राम। CNAG शॉल इंश्योर वेदर द ओवरऑल टारगेट ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन मेट, यानी कि जो टारगेट ऑब्जेक्टिव था क्या वो हमने फुलफिल कर पा रहे हैं, ये देखते हैं हम सी में। ये 3 चीज़ें होंगी बातें। सेकेंड पॉइंट, प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट कवर्स द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेप, identification of topic. Second step, preliminary study. Third step, planning of audit. Fourth step, execution of audit. Fifth step, रिपोर्टिंग ऑडिट ऑफ रिसीट्स, यानी कि इसमें देखेंगे हम कि गवर्नमेंट ऑडिट में जब हम ऑडिट करेंगे गवर्नमेंट की रिसीट का मतलब होता है गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट का टोल टैक्स है, फिर जितनी भी रेवेन्यू हो सकती है, इंटरेस्ट मिलता है, कुछ लोन वोन जो दिए होते हैं गवर्नमेंट ने, तो उनके ऊपर जो रिसीट मिलता है उसके ऊपर ऑडिट करना। इसमें टोटल 6 पॉइंट है, पहले 3 पॉइंट लिखे, क्योंकि पहले 3 पॉइंट करते हैं बात कि जो हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो पैसा रिसीव कर रही है वो उसको रिसीव कैसे कर रही है, मतलब कि क्रेडिट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या उसने सारा जो अमाउंट रिसीव किया क्रेडिट किया कि नहीं किया, उस क्रेडिट करने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन बने थे तो क्या उसको गवर्नमेंट फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये था 3 पॉइंट पहले लिंक थे, और बाकी के 3 पॉइंट अलग है, तो उसमें 6 पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बात करेगा कि क्या जो हमारी जो रेवेन्यू थी ठीक है, जितनी भी रेवेन्यू थी क्या वो करेक्टली एसेस की है, क्रेडिट की है, रियलाइज़ की है, ठीक है, गवर्नमेंट ने। दूसरा पॉइंट बात करता है कि क्या कोई एडिक्वेट रेगुलेशन प्रोसीजर है, किस लिए, ताकि जो अपना गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को जो अपना रेवेन्यू है उसको करेक्टली एसेस, रियलाइज और क्रेडिट कर सके। ठीक है, तो जो ऊपर पहले पॉइंट में पढ़ा था उसी के बारे में दूसरे पॉइंट में बात कर रहे हैं कि क्या हमारे पास कोई एडिक्वेट रेगुलेशन या फिर प्रोसीजर है इसके लिए, ताकि हम पहला पॉइंट पूरा कर सकें। तीसरा पॉइंट बात करता है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई रेगुलेशन प्रोसीजर है तो क्या हम उसको एक्चुअली कैरी आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि तीनों बात करते हैं एसेस, रियलाइज और क्रेडिट की। पहला पॉइंट बोलता है कि क्या हमने किया कि नहीं किया, दूसरा बोलता है कि हमारे पास कोई रूल्स रेगुलेशन है उसको करने के लिए, और अगर है तो तीसरा पॉइंट बोलता है कि हमने उसको कैरी आउट किया कि नहीं किया। उसका चौथा पॉइंट बोलता है कि क्या हमने गवर्नमेंट ने क्या एडिक्वेट चेक्स लगा रखे हैं, इम्पोज किए कि नहीं किए। ठीक है, हमने क्या एडिक्वेट चेक्स लगाए कि नहीं लगाए, ये देखने के लिए कि जो हमारी डिटेक्शन है, कोई इरेगुलरिटी है क्या, हमने उसको डिटेक्ट किया, इन्वेस्टिगेट किया कि नहीं किया, उसके लिए कोई हमने चेक लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे। और 5वां पॉइंट बोलता है कि जो अपना इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है, जो प्रोसीजर्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, उसको रिव्यू करना ऑडिटर को, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CNAG की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको रिव्यू करना, देखना कि क्या वो अभी भी सिक्योरली करेक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट को, या फिर कुछ भी गलती हुई क्या उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, और साथ में क्या वो सजेस्ट कर रहे हैं इंप्रूवमेंट। उसका जो अपना लास्ट पॉइंट आता है 6वां पॉइंट, वो बोलता है कि ऑडिट ऑफ रिसीट करने से, यानी कि पूरे टॉपिक का फायदा क्या है, इस ऑडिट को डिटरमाइन होता है कि क्वांटम और एक्सटेंट, यानी कि जो ऑडिट करना है उसका क्वांटम और जो एक्सटेंट है वो उसको पता चलता है ऑडिटर को, CNAG को, कि क्या होना चाहिए क्वांटम और अपना एक्सटेंट ऑफ ऑडिट टू बी कंडक्टेड बाय CNAG इन ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में क्या क्या अपना क्वांटम होगा। टॉपिक 6, ऑडिट ऑफ रिसीट्स। सच एन ऑडिट प्रोवाइड फॉर चेकिंग फर्स्ट whether all revenue due to the government have been correctly assessed, realized and credited to government account. Point 2,
whether adequate regulations and procedure have been framed by concerned department to secure effective assessment, collection and proper allocation of cases। यानी कि जो ऊपर बात कर रहे थे हम कि करेक्टली रियलाइज क्रिएट किया कि नहीं किया, उसके लिए क्या हमारे पास कोई एडिक्वेट रेगुलेशन या प्रोसीजर है। पॉइंट 3, वेदर सच रेगुलेशन एंड प्रोसीजर, जिसके बारे में हम पॉइंट 2 में बात कर रहे हैं, वेदर सच प्रोसीजर एंड रेगुलेशन एक्चुअली बीइंग कैरिड आउट, कि क्या हमने जो जो रेगुलेशन प्रोसीजर पॉइंट 2 में बात कर रहे हैं कि है कि नहीं है, अगर वो है तो हम क्या उसको एक्चुअली कैरी आउट कर रहे हैं। पॉइंट 4, whether adequate checks are imposed to ensure prompt detection and investigation of irregularity। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो अपना इरेगुलरिटी है, गलतियाँ होती हैं, उसके लिए हमने क्या एडिक्वेट चेक इंश्योर लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, ताकि जो प्रॉम्प्ट डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन हो जाए हमारी। ठीक है। पॉइंट 5, रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर टू सी दैट इंटरनल कंट्रोल क्या जो अपने एडिक्वेटली सिक्योर कर रहा है करेक्ट ट्रीटमेंट एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। ठीक है। उसके बाद पॉइंट 6, एक्सटेंट एंड क्वांटम ऑफ ऑडिट टू बी रिक्वायर्ड टू बी डन अंडर ईच कैटेगरी विल बी डिटरमाइंड बाय CNAG आफ्टर परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ रिसीट्स। टॉपिक 7, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। स्टोर्स एंड इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स, जो कि अपने गवर्नमेंट के जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे पड़े होते हैं, तो उसको अगर ऑडिट कर रहा है ऑडिटर, तो उसके लिए उसको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है। इसके लिए बेसिक चीज़ रखनी है MCQ पार्ट के लिए कि ये जो होता है एक्सटेंशन होता है ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर का। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर ऑडिट हम पढ़ते हैं उसका एक्सटेंशन है ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। टॉपिक 7, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। Audit of accounts of stores and inventory have been developed as a part of expenditure audit. Under this, audit is conducted. अब यहाँ पे 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी जो कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री कर रहा है। इसके अंदर टोटल 5 पॉइंट हैं और 5 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट बात करता है रेगुलेशन की, कि क्या कोई रेगुलेशन है, जो कि हम इन्वेंट्री को अगर मान लो परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके लिए क्या कोई रेगुलेशन है, फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ गुड एक्ट या फिर ऐसे कोई भी एक्ट, क्या रेगुलेशन है, क्या वो वेल डिवाइड है, यानी कि क्या उसको प्रॉपर्ली बना रखा है, और अगर बना रखा है तो क्या वो कैरी आउट कर रहे हैं। पहला पॉइंट इस बारे में बात करता है। दूसरा बात करता है डेफिशिएंसी के बारे में, कि अगर डेफिशिएंसी हमारे कोई है, कोई भी डिफेक्ट हमको दिख रहा है, तो क्या हमने उसको नोटिस में लाया गवर्नमेंट के। ठीक है, कोई भी डिफेक्ट हो चाहे वो इंटरनल कंट्रोल में ही क्यों ना हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलता है सैंक्शन के बारे में, कि हमने फॉर एग्जांपल ऑडिट हम कर रहे हैं उसकी इन्वेंट्री की, तो जो इन्वेंट्री हमने खरीदा क्या उसको हमने प्रॉपरली सैंक्शन किया था एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, क्या वो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट थी। ठीक है। चौथा पॉइंट बात करता है प्राइसेस के बारे में, कि जिस प्राइस पे हमने स्टोर्स और इन्वेंट्री जो हम खरीद रहे हैं, प्रिक्योर कर रहे हैं, क्या वो रीजनेबल है, क्या वो एडिक्वेट है, और उसको हम चेक करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी से। ठीक है, जो कि फर्निश करता है अपना जो सप्लायर होता है वो। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बात करता है बैलेंस इन इन्वेंट्री के बारे में। ठीक है, तो इन्वेंट्री जो होती है उसका ओपनिंग बैलेंस भी होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं उसको स्पेसिफाइड नॉर्म से। ठीक है, जो नॉर्म हमारे चलता आ रहा है कि पिछले साल क्या था, उससे पिछले साल क्या था, उसके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर इसके लिए चेक करता है रिसीट, इशू, बैलेंस वगैरह, और देखते हैं क्या उनकी एक्यूरेसी, करेक्टनेस और रिजनेबलनेस देखता है, और इंश्योर करता है कि जो बैलेंस इन्वेंट्री है, यानी कि बैलेंस इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्या वो मैच कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू स्पेसिफाइड नॉर्म्स। टॉपिक 7, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। पॉइंट 1, it is the duty of CNAG to ascertain whether regulations governing purchase, custody and sale of inventory are well devised and properly carried out. Second point, auditor or CNAG need to ensure, auditor and CNAG need to bring to notice to government any deficiency in quality of stores, quantity of stores, or any defect in internal control. Point 3, auditor need to verify that purchase are properly sanctioned and are made economical as per rules of purchase laid down by competent authority. Point 4, auditor need to ensure that price paid are reasonable as per the agreement in which contract are made and certificates of quality and quantity furnished by supplier. Fifth point, auditor need to check accounts of 3 चीज़ें, receipts, issues and balances. Auditor need to check accounts of receipt, issues and balances regarding 3 चीज़ें, ACR, accuracy, correctness and reasonableness किस चीज़ का, of balance in inventories,
विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड नॉर्म, यानी कि जो अपना ऑडिटर है उसको चेक करना है क्या, अकाउंट्स ऑफ रिसीट, जो रिसीट्स हैं, जो इश्यूज हो गए कि कितना रिसीट का मतलब है कि एक इन्वेंट्री का कितना रिसीव किया, फॉर एग्जांपल परचेज किया 10,000 किलो 10,000 अपना यूनिट्स, तो ये हो गया रिसीट्स, ठीक है। और इशू हमने कितना किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, फॉर एग्जांपल हमने किया 5,000 यूनिट्स, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा अपना ये बैलेंस बचा अपना कितना, बैलेंस बचा अपना 5,000 रिमेनिंग, ठीक है। तो इसी तीन चीज़ों को प्रोसीजर में इन्होंने लिखा है। ऑडिटर नीड टू चेक अकाउंट्स ऑफ रिसीट, कितना रिसीव किया, इशूज़ कितना हमने इशू किया रिसीव करने के बाद, एंड बैलेंसेज, इशू करने के बाद हमारे पास बैलेंस क्या बचा, ठीक है। तीनों सीक्वेंस में ये चेक करेगा ऑडिटर रिगार्डिंग क्या, इसकी एक्यूरेसी, करेक्टनेस और रिजनेबलनेस, कि क्या ये एक्यूरेट है, करेक्ट है, रिजेंबल कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड नॉर्म। पॉइंट 5, ऑडिटर नीड टू चेक अकाउंट्स ऑफ रिसीट, इशूज एंड बैलेंसेज रिगार्डिंग एक्यूरेसी, करेक्टनेस एंड रिजेंबलनेस ऑफ बैलेंस इन इन्वेंट्री with respect to specified norm. Topic 8, role of CNAG in government company audit. गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट का मतलब होता है गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट मिलके या फिर सेंटर और स्टेट दोनों मिलके कोई किसी भी कॉम्बिनेशन में 50% से ऊपर होल्ड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट कंपनी। इसके केस में रोल क्या होता है CNAG का, ठीक है। तो इसमें तीन रोल होते हैं। पहला है उसका मतलब कि इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये बोलता है कि ऑडिटर का रोल होगा, CNAG का यहाँ पे रोल है कि वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट कंपनी के, ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो दूसरा रोल है CNAG का वो है कंडक्ट करना सप्लीमेंट्री ऑडिट। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा रोल है उसका है कि CNAG का कि वो कंडक्ट करे टेस्ट ऑडिट, ठीक है। सप्लीमेंट्री ऑडिट का मतलब होता है वो ऑडिट जहाँ पे हम पूरा का पूरा ऑडिट दोबारा परफॉर्म करते हैं, और टेस्ट ऑडिट का मतलब होता है जहाँ पे हम ऑडिट के कुछ पार्ट को दोबारा परफॉर्म करते हैं। तो ये 3 रोल थे अपने CNAG के गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट में। टॉपिक 8, रोल ऑफ CNAG इन गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट। पॉइंट 1, power to appoint government company auditor. As per section 143 of Companies Act, government company or any other company owned or controlled by CNAG, controlled by CG, SG, or partly by CG and SG, or one or more SG, CNAG shall appoint auditor under section 139 subsection 5, under section 139 subsection 7, and direct such auditor manner इन विच अकाउंट्स टू बी ऑडिटेड, यानी कि उसको सबसे पहली बात क्या है कि उसको अपॉइंट करेगा, दूसरा उसको डायरेक्ट करेगा किस मैनर में ऑडिट को कंडक्ट करना है, ठीक है, मैनर इन विच ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड, ठीक है। एंड ऑडिटर शॉल सबमिट अ रिपोर्ट, ऑडिटर शॉल सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, ये हमने देखा था कि जो ऑडिटर होता है गवर्नमेंट कंपनी के इसमें उसको ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी सबमिट करनी पड़ती है CNAG को, अपने सेबी को और इन सबको, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी केस में सबमिट करनी पड़ती है उसको CNAG को। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो ऑडिटर है शॉल सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू कंपनी टू CNAG विच शॉल इंक्लूड 3 चीज़ें। पहला, डायरेक्शन इफ एनी इशूड बाय CNAG, कोई डायरेक्शन इशू की थी उसकी CNAG ने ऑडिटर को, एक्शन टेकन देयर ऑन, उस डायरेक्शन के ऊपर एक्शन क्या लिया था, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं पहले पॉइंट में कि पहला कि ऑडिटर को अपॉइंट करना, दूसरा है कि उसको डायरेक्ट करना मैनर इन विच ऑडिट टू बी कंडक्टेड, और तीसरा कि जो सबमिट करना है ऑडिटर को सबमिट करना है कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए कि डायरेक्शन, एक्शन और इम्पैक्ट। ये पहला पॉइंट था, पावर टू अपॉइंट ऑडिटर। सेकेंड है पावर टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड कमेंट देयर ऑन। CNAG शॉल within 60 days from receipt of audit report have right to A, conduct supplementary audit under section 143, B, comment upon supplementary audit report, यानी कि 60 दिन के अंदर उसको ऑडिट रिपोर्ट मिल गया तो उस ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर अंदर वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है CNAG, यानी कि दोबारा से रीऑडिट करा सकता है किसी और फर्म से या फिर खुद कर सकता है। और अगर उसको ऑडिट रिपोर्ट उसने कर लिया, ऑडिट प्रोसीजर उसने परफॉर्म कर लिया, तो उस पर कमेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बात करता है ऑडिट करवा सकता है, कंडक्ट कर सकता है, और बी बात करता है कमेंट भी कर सकता है। 3, टेस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 143, CNAG में ऑर्डर और कॉज टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड एज पर प्रोविजन ऑफ 119A ऑफ CNAG's एक्ट 1971, ठीक है। तो ये जो टेस्ट ऑडिट होता है वो होता है किसके अकॉर्डिंग, कंपनी ऑडिट कंपनी के एक्ट के अकॉर्डिंग 143 सेक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये पावर कहाँ दे रखी है, पावर दे रखी है CNAG को उसके एक्ट के सेक्शन 19A में। तो ये थे उसके तीन रोल्स, ठीक है, जो 3 रोल्स थे CNAG की।